Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter जो कि है आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसका शीर्षक है दादी माँ। अब तक इस पाठ में या इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जो उन्होंने दादी माँ के साथ बिताए थे। कुछ घटनाओं का भी उल्लेख करते हैं इसके बीच में। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति का व्यय किया। वह घर की तो थी नहीं। तो लेखक आगे जो क्योंकि उन्हें अब उनके बड़े भाई का पत्र मिला है जिसमें दादी माँ के देहांत का समाचार है, तो उसी को पढ़ने के बाद वो अपने अतीत में खो जाते हैं, अपने बचपन की यादों को याद कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे एक के बाद एक घटनाएं याद आती हैं और उसके बाद उन्हें अपनी दादी माँ की छवि दिखती है। दादी माँ की जो आकार प्रकार है या किस तरह की उनकी रूपरेखा है उसके बारे में बता रहे हैं कि स्नेह और ममता की जो मूर्ति थी दादी माँ, उनकी एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। जब हमसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति बिछड़ता है तो उससे जुड़ी हुई यादें जब हम या उससे जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं जब हम उसे याद करते हैं तो हर बात हमें अलग ही तरह से नज़र आती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र, ये वात्या चक्र का मतलब है चक्रवात। तो परिस्थितियों का जो चक्रवात है, जो घटनाक्रम का तूफान है, वो जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। यानी कि जिस तरह चक्रवात या आंधी आती है तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो किस तरह से गोल गोल घूमते हैं उस चक्रवात में, उसी तरह जीवन भी एक पत्ते के समान है। और जब परिस्थितियाँ बनती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं नुकसान पहुँचाने वाली, दुख पहुँचाने वाली, तो उसमें जो मनुष्य है वो भी एक पत्ते सा ही उसकी परिस्थितियों के सामने बन जाता है और उन परिस्थितियों के वश में होकर अलग ही पत्ते जैसा ही उसकी हालत हो जाती है। तो यही लेखक कहते हैं कि परिस्थितियों का जो वात्या चक्र है, चक्रवात है, जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ को भी इसका अच्छे से पता था कि परिस्थितियाँ किस तरह की होंगी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जब उनके दादा की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो वो दादी माँ बहुत ही उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी कि निस्सार समझने लगी संसार को, जहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। क्योंकि दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी धोखा खाया, इसीलिए संसार उन्हें निस्सार लगने लगा था। क्योंकि दादा उन्हें कहते थे कि उनके दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद ही वो संसार छोड़ेंगे, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, दादाजी की पहले मृत्यु हो गई, तो इसलिए दादी माँ उदास रहने लगी। अब दादाजी के जाने के बाद जो पिताजी थे उनके या जो परिवारजन थे उनके ऐसे लोग मित्र बनने लगे, अपनी चिंता जताने लगे, जो कि दिखाते तो ये थे कि वो उनके सच्चे मित्र हैं, लेकिन पीठ पीछे वो उनका बुराई करने वाले, बुरा करने वाले, अहित करने वाले लोग थे, जिन्हें यहाँ पे पद है, कहावत है, उससे समझाया गया है, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी सामने तो दिखाते कुछ और हैं जबकि होते कुछ और हैं। इस तरह के मित्र बनने लगे, उस तरह के लोग उनके मित्र बनने लगे। उसकी वजह से जो परिवार की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो भी डावाडोल होने लगी और ज़्यादा बिगड़ने लगी उनकी आर्थिक स्थिति। क्योंकि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति व्यय की थी और वो संपत्ति उन्होंने कर्जा लेकर खर्च की थी, क्योंकि वो उनके घर की नहीं थी, उनकी कमाई हुई नहीं थी। आगे दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो एक दिन
उसके बाद की एक दिन की घटना याद करते हुए लेखक बताते हैं कि माघ के दिन थे, यानी कि जो सर्दी के दिन होते हैं वो वाले दिन थे, जो कि दिसंबर जनवरी का समय होता है। उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत तेज़ ठंड होती है। पछुआ यानी कि पश्चिम से चलने वाली जो हवाएं होती है उस समय वे चलती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो उन हवाओं को जो क्योंकि पश्चिम दिशा से आती हैं, इसीलिए उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। तो पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत, पाले यानी जब सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उसे पाला बोलते हैं। तो वो वाली जो ठंड थी उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों के अंदर भी ठंड घुस रही हो, इतनी तेज़ सर्दी उन दिनों होती है। उसी तरह का लेखक ने वर्णन किया है कि ऐसा उस समय महसूस हो रहा था। लेकिन उस दिन भी शाम के समय उन्होंने देखा कि जो दादी माँ है लेखक की, वो गीली धोती है, गीली साड़ी पहने कोने वाले कमरे में संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्हें उनकी जो स्नेह कातर आँखें हैं, स्नेह से आतुर जो आँखें हैं, वो कभी भी उन्होंने लेखक ने उनकी आँखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन उस दिन उन्हें वो रोती हुई दिखाई दी, यानी उनकी आँखों में आंसू भरे थे। बहुत देर तक लेखक उनको देखते रहे और जब दादी माँ ने आँखें खोली तब वो उनसे धीरे से बोले कि दादी माँ। तो दादी माँ ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठा है? तो लेखक ने कहा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तो क्या पूछूँ? तो दादी माँ ने स्नेहपूर्ण आँखों से उनकी तरफ देखा। अब आगे क्या है पूछ? तो लेखक कहते हैं तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। क्यों रोता है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो आगे की घटना बताते हुए लेखक कहते हैं कि जब दादी माँ को उन्होंने इस तरह से बैठे देखा, गीले कपड़ों में पूजा करते हुए या मंदिर के दीपक जला के संदूक पे और हाथ जोड़कर बैठे देखा, तो और उनकी आंखों में आंसू देखे, तो लेखक ने उनसे पूछा कि तुम रो रही थी? तो दादी माँ ने बात को बदलते हुए कहा कि तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया ना। और सर से वो पकड़कर लेखक को रसोई में ले जाती है। तो लेखक कहते हैं कि पहले कपड़े तो बदल लो, क्योंकि आपकी जो धोती है, साड़ी है, वो गीली है। तो दादी माँ कहती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। अगले दिन लेखक देखते हैं कि जो दादी माँ है उनके पास उनके लेखक के पिताजी और किशन भैया जो उनके बड़े भाई हैं, वो बैठे कुछ सोच रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो कुछ विचार कर रहे होते हैं वो कि इसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि रुपया भी कोई नहीं देता, क्योंकि अभी पिछले जो खर्च किया था वो भी अभी बहुत सारा बाकी है। ऐसे कहते कहते वो उनकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे वो रोने वाले हों। तो दादी माँ उनका माथा सहलाते हुए कहती है कि रोता क्यों है? मैं तो अभी हूँ, यानी मैं अभी ज़िंदा हूँ। और फिर वो संदूक खोलकर उन्हें एक चमकती हुई चीज़ देती है, जो कि एक कंगन होता है। और उसके बारे में वो बताती है कि ये उनके दादा ने उन्हें, तो लेखक के दादा ने दादी माँ को दिया था इसी दिन के लिए, ताकि कोई जब मुश्किल समय आए तो उसको प्रयोग में लिया जा सके, उसको बेचकर परेशानी को दूर किया जा सके। और ये कहते हुए उनका गला भर आया। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कहती है कि मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि यह है उनके वंश की, यानी जो दादाजी हैं उनके वंश की निशानी है। और आंसू पोंछकर उन्होंने कहा कि जो पहले के लोग होते थे वो आगा पीछा, मतलब कि आने वाले समय के बारे में भी सोच कर ही चलते थे, यानी किस तरह की परिस्थितियाँ कैसी हो सकती है, तो उसके लिए भी वो पहले से तैयार रहते थे। आगे, सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है।
काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो लेखक अपनी यादों में ही खोए होते हैं दादी माँ की। फिर अचानक से उन्हें ध्यान आता है कि दादी माँ जो है, उनके हाथ में जो पत्र है उसमें लिखा हुआ है कि दादी माँ अब नहीं रही। तो उन्हें जो अभी तक उनके नज़रों के सामने एक छाया सी थी, दिख रही थी, दादी माँ की छवि दिख रही थी, वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे विलीन हो गई। और उन्हें लगता है कि जो दादी माँ थी वो श्राप भ्रष्ट, यानी किसी श्राप की वजह से मनुष्य बनी थी। तो इस तरह की एक देवी थी वो, जो कि किसी श्राप की वजह से श्राप से भ्रष्ट होकर मनुष्य बनी, वो इस समान थी दादी माँ। और फिर उन्हें लगा कि वो छाया एकदम से विलीन हो गई। और फिर उन्होंने देखा कि जो दिन है काफ़ी चढ़ा है, यानी बहुत दोपहर तक हो गई है। और पास के जो खजूर के पेड़ हैं वहाँ से उड़कर एक कौवा उन्हें अपने घिनौने जो पंख हैं, काले पंख हैं, उन्हें फैलाते हुए आकर उनकी खिड़की पर बैठ जाता है। और उनके हाथ में वही पत्र होता है जिसकी लिखावट उन्हें ऐसे लगती है जैसे चींटियों सी कतारें हों, और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो अक्षर हैं वो चींटी की कतारें जैसी है, और वो भी धुंधली पड़ने लगती हैं आंखों में भरे आंसू की वजह से। और उनको आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जो उन्होंने पढ़ा है। फिर अपने ही आप से पूछते हैं कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही।